किस प्रकार की रिएक्शन हो है वो, किस प्रकार की आकाशगंगा कोई अनियमित आकार नहीं होता जो गैस और धूल की स्मृत होती है। किसी आकाशगंगा यानी कि जो कि गैस और धूल की बनेड़ी है। तो वह बताइए मैं मिल्की वे है ना, मिल्की वे दूध में खिला तो अनियमित आकाशगंगा है वह एक तरीका यहाँ धूल और गैस आऊँ बनेड़ी है। और स्थिर अवस्था सिद्धांत कौन दियो, वो दियो फ्रेड ऑयल। वो कियो कि ब्रह्मांड न कोई आरंभ करियो और न भी कोई अंत है। जिस ब्रह्मांड को न तो कोई आरंभ है न तो कोई आरंभ को बिंदु और न ही कोई अंत को बिंदु है ब्रह्मांड को, ठीक है। वो एक विशाल स्तर पर शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, परिवर्तनीय है, ठीक है। मतलब एक बड़ा सारो और अपरिवर्तनीय और परिवर्तन कौन कर सके कोई, ठीक है। ब्रह्मांड का महीना ओ दियो, लेकिन इस सिद्धांत का पूरा अकॉर्डिंग है बिग बैंग सिद्धांत। एक बार वो देख रहे हैं ना, इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है घनत्व को स्थिर बनाए रखने के लिए नया पदार्थ निरंतर बनता रहता है। यहाँ जब ब्रह्मांड फैले रहे यहाँ नई नई चीज़ें और आ रही है, ऐड हो रही है ना। तो आ चीज़ बताई गई एक महीने इस सिद्धांत में। तो इस सिद्धांत में स्थिर अवस्था सिद्धांत का महीना, लेकिन इस सिद्धांत का पूरे विपरीत है बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड एक बिंदु से और एक बिंदु उत्पन्न हो हर विस्फोट भी बहुत धीरे धीरे फैले थे वो ही की हो, ठीक है। आधुनिक अवस्था का सिद्धांत खारिज कर दिया। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान बिग बैंग सिद्धांत को सही मानता है। मतलब मान्यो कि बिग बैंग सिद्धांत नहीं सही मान्यो सब। नेबुला और लाप्लास होता है 1775 में मैंने काट दियो और 1796 का मैंने लाप्लास दियो इन, ठीक है। दोनों मिलकर दियो। सौरमंडल गैस और धूल की एक घूमती निहारिका से विकसित हुआ। जी सौरमंडल है पूरा वो एक गैस और धूल को बने डोएंगे, ठीक है। धीरे धीरे ठंडा होना, संकुचन, अधिक तेज घूर्णन और शक्ति जैसी आकृति बनना एक का सौरमंडल का गुण है। मैंने गुण बताया है। केंद्रीय भाग से सूर्य बनता है जहाँ बीच में सबको सूर्य रसी और शेष पदार्थ ग्रह और उपग्रह बाकी भी साइड में जता भी है यहाँ दूर दूर या फिर बेसगड़ा ग्रह उसी या उपग्रह उसी का, ठीक है। बीच में सूर्य रसी केंद्र भाग है वहीं सूर्य और मतलब दिया है लाप्लास थ्योरी की हो या निहारिका सिद्धांत की हो, ठीक है। केंद्र का माइन सूर्य उसी वो याद रख दीजिए कभी होता है पढ़। एंड्रोमेडा आकाशगंगा, एंड्रोमेडा आकाशगंगा है जो कि आपने आकाशगंगा है ना मिल्की वे दूध मेखला विकस्यों कर ली आकाशगंगा एंड्रोमेडा आकाशगंगा है, ठीक है यार। एंड्रोमेडा M31 भी कहे मिल्की वे के सबसे निकटम बड़ी सर्पीली आकाशगंगा। अब बड़ी है और सर्पीली है मतलब यहाँ करके बनेडी यहाँ, ठीक है। इस तरीका हूँ तो सर्पीलो आकार है एंड्रोमेडा को एंड्रोमेडा अपन मिल्की वे कैसे करना है। मिल्की वे अपनी आकाशगंगा है दूध मेखला बोला है। और पढ़ना लेक्चर नंबर 7 को 5 क्वेश्चन पढ़ ली। दूसरा पार्ट में देख लोकेशन और करना है, लेकिन दूसरा पार्ट में देखो थोड़ा समझ लियो मूवी है ना। ये लोक नृत्य होता है, लोक रूपों का मिलान कीजिए। देख सोहर, सोहर कटाओगे झारखंड को, ठीक है। सोहर है झारखंड को और सोहर कहाँ करे जन्म देवे यहाँ, ठीक है। ये ना एक दो है, ठीक है। तो सोहर है जो झारखंड को है, सोहर जा जन्म दे, ठीक है। यहाँ याद आ गई मतलब सांस्कृतिक मिश्रण का देश है। और बी चक्री, छकरी छकरी चक्री नहीं छकरी, चक्री तो है राजस्थान को, छकरी है वो को जम्मू कश्मीर को, वो भी जम्मू कश्मीर को है। झारखंड, झारखंड है जम्मू कश्मीर देख लीजिए, झारखंड है साइड। और छकरी है जम्मू कश्मीर को, जो है रबाब, रबाब सारंगी तुबकनारी कश्मीर, ठीक है। छकरी याद रखिए। चक्री है राजस्थान को। लमन, लमन की जगह को लेमन,
रमन की जगह पहाड़ी वाली लड़कियों और लड़कों के प्रतिध्वनित प्रेम गीत है लमन। लमन कजरी, कजरी कहीं है, कजरी है वर्षा ऋतु, महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत। कजरारी, कजरारी मैं देख। मौद्रिक नीति कहीं है, मौद्रिक रेपो दर को कहीं है, मतलब रेपो दर को, रेपो दर को मतलब है पुनर्खरीद दायित्व, या दोबारा खरीद को दायित्व हुआ है ना बिन रेपो दर के हुआ है, ठीक है। मौद्रिक नीति में रेपो दर क्या है आज बतानी है अपन। वह दर जिस पर वाणिज्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, यानी कि रेपो दर का मतलब हुआ है, रेपो दर एक मतलब हुआ है कि अगर कोई छोटा मोटा बैंक है, छोटा मोटा बैंक ऐसा कला कहीं है बैंक, बैंक है ये है जगह आरबीआई, क्योंकि आरबीआई कहीं है बैंक को बाप नहीं, बैंक्स ऑफ बाप है सगली बैंक की बाप है आरबीआई का, ठीक है। तो आरबीआई का सगला ऋण ले सगली छोटी छोटी बैंक का ऋण ले बैंकों की बैंक के वजह आरबीआई ने, ठीक है। अंतिम ऋणदाता है अभी आरबीआई है ना, तो ये छोटे छोटे ऋण दे सी के तो बिन ही रेपो दर के दे तो ऋण देवे ना, मतलब वाणिज्य बैंक जी आरबीआई का ऋण लेवे उधार लेवे तो बिन ही रेपो दर के दे, ठीक। मौद्रिक नीति दो प्रकार की है, एक गुणात्मक उपकरण की, एक मात्रात्मक उपकरण की। गुणात्मक की ए है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये बता दिया सीसीआर और एसएलआर। सीसीआर और एसएलआर में कहीं है, एसएलआर तो है जो कि बैंक है जो कि आरबीआई के आपका नगद राशि रखे सकती। खैर सीसीआर मतलब वो छठा लेक्चर का महीना घंटे किसी किसी ने देख लीजिए ना। ठीक है और कहीं हो और हाँ सीआरआर बतानो असला बता दियो जो आरबीआई है लेकिन कोई आरबीआई के कोई बैंक है जगह नगद में रुपया रखे, और सीसीआर कहीं हुआ जगह आरबीआई के कहीं रखे वे बैंक है जगह जो वाणिज्य बैंक है ना आरबीआई के सोनो चांदी भी के रूप में आपका रुपया रखे, सोनो चांदी वगैरह ना कोई सामान के रूप में मतलब ब्याज या ऋण के रूप में रखे, तो वो आरबीआई है मतलब बस सीसीआर है। यार एसएलआर कहीं है नगद के रूप में रुपया रखे पुनर्वित्त सुविधा कल्याण और ये है मतलब जहाँ अप्रत्यक्ष रूप का ये उदाहरण है। अब नीचे की वाली की डिटेल हूँ पढ़ लें। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा, मौद्रिक है तो मुद्रा की मात्रा तो होनी है, और ब्याज दर और ऋण की उपलब्धता तथा वित्तीय स्थिति को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। मौद्रिक नीति का ही मौद्रिक नीति उपयोग कहाँ करा, जैसे आपने रिजर्व बैंक है आरबीआई है, अभी कहीं मुद्रा की मात्रा ध्यान पाड़नो, ब्याज ध्यान पाड़नो, ऋण ध्यान पाड़नो है, या फिर वित्तीय स्थिति को अपन नियंत्रण करना है जन आप मौद्रिक नीति अपना से याद रखिए। मौद्रिक नीति संबंधी दर किसी दर है, जहाँ रेपो हो गयो, रिवर्स रेपो हो गयो, मार्जिनल हो गयो, स्टैंडिंग हो गई, सुविधा बैंक दर, ये सब की सब दर है जो कि मौद्रिक नीति के अंडर में आवे। निर्णय मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है। असगली दर को है ना जो निर्णय जो मौद्रिक नीति समिति द्वारा करे। मौद्रिक नीति समिति है ना एमपीसी, मौद्रिक नीति समिति। एमपीसी में कुल 6 सदस्य है, मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य है। यही सदस्य तय करते हैं कि कौन सी नीति दर यानी कि कौन सी दर है जो कि लागू उसी, या रेपो दर है कि रिवर्स रेपो है या एमएसएफ है या बैंक दर, हम किसी दर है जो कि लागू उसी, यही 6 सदस्य मतलब तय करे आती है। ये दर के प्रकार है ऋण की अवधि के आधार पर, ये ऋण की अवधि के आधार पर दर का प्रकार है कि मतलब ऋण जता लेगा तो भी के आधार पर। बैंक दर यानी कि दीर्घकालीन ऋण छोटो हुआ है वो दीर्घ में लंब हो गए, यहाँ पर बैंक ने अगर कोई दर उधार ले वहाँ ना कि बैंक दर का दीर्घकालीन ऋण हुआ यानी कि वो लंबा टाइम तक चले, या तो नहीं आप बैंक ने लोन लेवा तो वो 1 महीना का माइन पूरा करना है वो उसी जी कोई 2-3 महीना को टाइम देसी 50-1 लाख को लेवा तो भी है ना 2-3 हज़ार करके क्योंकि मान फायदो हो गए, ठीक है। तो आ चीज़ है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है, वाणिज्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है, ठीक। इस ऋण में कोई गिरवी
के लिए ट्रेड नहीं होता। जियां बैंक दर है ना, ये आरबीआई है, आरबीआई आ छोटा छोटा वाणिज्य बैंक है ना, बन लंबा समय तक ऋण देते। और ई बैंक में भी छोटा बैंक है ना, वाणिज्य बैंक बन आरबीआई के की भी गिरवी रखबा की जरूरत को नहीं, ठीक है। गिरवी अपन की कौन रखना पड़े, ठीक है। आ चीज़ है रेपो दर अल्पकालीन हुआ, मतलब एक छोटा समय तक हुआ अल्पकालीन। रेपो दर वजह की एक छोटा समय तक हुआ दर। यह वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई के अल्पकालीन ऋण यानी कि 1 से 14 दिन लेते हैं। जी मतलब कोई छोटा मोटा वाणिज्य बैंक है भी आरबीआई को सिर्फ ऋण लेवा कितना दिन की खातिर 14 दिन, 14 दिनों की खातिर ऋण लेवा थोड़ा सा छोटा दिन, ठीक है। बम पाँच देते भी। रेपो लेन देन में बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों गिरवी रखती है। यह मतलब छोटा छोटा बैंक अगर ये लेसी ना किसी दर रेपो दर का लागत जो वाणिज्य बैंक है जगह आरबीआई का छोटो मोटो 14 दिन की खातिर ऋण लेवे, 1 और 14 दिन की खातिर ऋण लेवे, ठीक है। जना भी छोट के बैंक है जगह में सरकारी प्रतिभूतियाँ मतलब आपकी कुछ जायदाद वगैरह गिरवी रखनी पड़ेगी कि ना आरबीआई की। हाँ ठीक ठीक। और रेपो का मतलब है पूर्ण खरीदायित्व। मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा, हाँ मार्जिनल स्टैंडिंग यानी कि अत्यंत अल्पकालीन ऋण और वे छोटे छोटे हुए ऋण एकदम ही छोटे हुए है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा या फिर अत्यंत अल्पकालीन ऋण यानी कि इन बोला MSF, याद रखिए ये भी याद रखे पेपर में। इस माध्यम से बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को बहुत ही अल्पकालीन यानी कि रात भर सिर्फ ऋण देवे और दर हमेशा रेपो दर से अधिक होती है। यानी कि आदर बने जो कि वाणिज्य बैंक होने के छोट के बैंक बन आरबीआई एकदम रात भर देवे ऋण, ठीक है। और आने जो कि हर रेपो अधिक हुआ है आदर हाँ मतलब सगली रेपो अधिक ही हुआ मतलब रेपो दरों में अधिक हुआ। रिवर्स रेपो की रिवर्स रेपो कहवा कि यह दर वह दर है जिस पर बैंक अपनी धन रिजर्व बैंक के पास मतलब जी हाँ कोई छोट के बैंक है बे आगे सगली आरबीआई की संपत्ति रख देसी है ना कि थे मैं थोड़ा उधार दूँ मैं धन संपत्ति रख दूँ तो सगली बैंक आरबीआई की संपत्ति रख दी और आरबीआई भी ऋण दे दी उधार दे दियो तो वह है रिवर्स रेपो। भारतीय रिजर्व बैंक इस उपयोग पर अर्थव्यवस्था अतिरिक्त तरलता सोखने की करता है। जी मतलब आरबीआई है ना तो बस लूटवा की सोचा है जब बैंक मजबूरी जब सगली रख दे मजबूर रख दे तो इन को ऋण दे कि वो बेगों से चुका नहीं पावे तो अतिरिक्त तरलता सोखने की करता है। मौद्रिक नियंत्रण मुद्रास्फीति मतलब बता दियो महंगाई हुआ है मुद्रास्फीति को मतलब महंगाई हुआ है। अब महंगाई में कुछ ना कुछ उसी देखो मुद्रास्फीति करता है कि लोगों के पास अधिक धन हो जाता है जिससे वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। यहाँ 5 रुपया को नहीं जन अगर 10 रुपये का कुरकुरो भी है वो भी अपन महंगो ला के दे, ठीक है। तड़का अपना रुपया हो गया मान लो 100 रुपया आ गया अब कुरकुर का रुपया हो गया 150 अब भी अपन वो महंगो ला के क्योंकि जब महंगाई बढ़ सी है ना महंगाई तो बढ़ गई मतलब अब रुपया का तो रुपयों की मतलब नहीं लेकिन महंगाई बढ़ चुकी है रुपया मतलब सामान का दाम बढ़ चुकी है ना। तो भाई चीज़ है लोगों का रुपया घना ही हो लेकिन दाम बढ़ जाए तो महंगाई हो जाए तो भी कोई मतलब नहीं। मुद्रास्फीति नियंत्रण करना चाहिए। मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के मतलब भारतीय रिजर्व बैंक का मतलब बढ़ाया कहीं बढ़ाया एक नगद आरक्षित अनुपात CCR SLR बढ़ाए वैधानिक तरलता अनुपात और बैंक दर रेपो दर ऐसा कहा इसे कहा जाता है कठोर मौद्रिक नीति या महंगा धन संकुचन नीति। रही अपस्फीति नियंत्रण अपस्फीति का अर्थ है कि लोगों की मांग कम होती है उनके पास कम धन रहता है मतलब लोगों की मांग कम हुआ अस्फीति। अब सोच एक तो मुद्रास्फीति जो कि महंगाई में संबंधित है अस्फीति का जो है महंगाई कौन है ना। तो लोगों की तो मांग कम हुआ भी चीज़ की अब अपन कोई चीज़ की मांग ही को नहीं हर बार अपन कहीं है पास कम धन होता है क्योंकि अपन मांग नहीं उसी जब आप धन कम ही मतलब धन तो कम उसी भी खातिर हर मांग भी कौन हुआ भी खातिर तो बात ये चीज़ है ना तो मांग कम उसी एक तो मांग कम उसी क्योंकि अपने मांग को न भी चीज़ अपने रुपया भी कम उसी धन भी कम उसी भी को। अस्फीति में धन प्रवाह बढ़ने के लिए रिजर्व बैंक ने नियमन घटाया। अब देख मुद्रास्फीति में तो सकला बढ़ा दिया ये तो सकला बढ़ा दिया लेकिन अपस्फीति का महीन कहीं के सकला घटा दिया, ठीक है। और याद रखना इसे कहा जाता है नरम मौद्रिक नीति आसान धन हर विस्तार डोविस नीति। देख प्रवासन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों परिस्थितियों में प्रेरित हो सकता है बिल्कुल उसे परवासन मतलब कोई बस बढ़ वो भी है ना परवासन
वो सकारात्मक भी हो नकारात्मक, यानी कि सही प्रभाव भी उसके भी को नकारात्मक प्रभाव भी हो सके कि वो चुंबक होना चाहे कहीं कारण है आतंकवादी तो को नहीं है या फिर कोई जो कोई इंसान होने गलत काम हो गया विकसा विचार करना तो भी भी हो सके। दबाव कारक व्यक्तियों को किसी क्षेत्र को दूर प्रवासी करते हैं। अब दबाव कारक कहीं करे बिन दूर कर दे, है ना, बिन आपका आवास को दूर कर दे है, जबकि खिंचाव व्यक्ति उस क्षेत्र में मतलब आकर्षित करता है। जब खिंचाव है ना, खिंचाव तब वो भी ना आकर्षित करे, तो दोनों का दोनों सही है। मतलब शायद बताया लेला लेक्चर में, है ना, लेला मो कांटे किसी मो देख लीजिए भी। हाँ, प्रवासी किन के वह व्यक्ति जो किसी देश को नए मतलब स्थायी और अस्थायी रूप से रहने के लिए आता है। प्रवासी अप्रवासी की नहीं, वहाँ वो अप्रवासी है। वो अप्रवासी मतलब कोई दूसरा देश, है ना। अप्रवासी मतलब कोई आवे और अपने देश में बस जाए, वो अपने लिए अप्रवासी हो गया, है ना। स्थायी रूप में या अस्थायी रूप में जो वो अपने लिए अप्रवासी हो गया, ठीक है। अप्रवासी किन के अपने देश कमाई कोई यार बस गयो बिना अप्रवासी के लिए। प्रवासी इनके अपने देश में कोई छोड़ गयो, देश अपने देश को छोड़ के जाता दूसरे देश में बसने के लिए, वो प्रवासी हो, ठीक है। वो प्रवासी हो गया। मान लास्ट तू अठ है इंडिया में, तू जार काल अमेरिका में बस को तू प्रवासी हो जी। अरे प्रवासी काल अमेरिका रोगार आपने कोई बस जैसी तो वो है प्रवासी। धकेलना या दबाव भी बोले हैं, बार भी हो ना क्वेश्चन में मैंने दबाव भी लिख लिया है। दबाव कारक आकर्षित करना या खिंचाव कारक के लिए, ठीक है। अब मैं मतलब बता दी जनसंख्या दबाव। अब तू जासी क्यों तार पर दबाव क्यों पड़ी था, जनसंख्या बड़ी बड़ी दिख रही है ना, खराब बुनियाद ढांचा दिख रहा है, खराब ही खराब दिख रही है बुनियाद, मतलब कोई बढ़िया होनी अपर्याप्त नौकरी होनी, बेरोजगारी है, हर खराब शिक्षा है, खराब स्वास्थ्य रहे, पारिस्थितिक समस्या रहे, हर जगह सामाजिक झगड़े रहे, प्राकृतिक आपदा ही रहे, सामाजिक मजबूरियाँ है, सामाजिक मजबूरी, है ना। अरे तू जासी क्यों घटे बस खातिर क्यों, क्योंकि तन बच्चों को जीवन मिलती है कि जीवन स्तर सुधार है, बेहतर स्वास्थ्य है, विधिक रोजगार का अवसर है, उच्च वेतन, बड़े बड़े रुपये मतलब रुपये का है, शिक्षा में गुणवत्ता है, कोई सामाजिक मजबूरी को नहीं भी भविष्य की संभावना है बड़े बस, ठीक है। आंख मिलान करना पवन उदयगिरी है कुछ कोशिकाओं वाले एक महीने है बी को है जो ओ है अभी की याद कर लिया हम। उदयगिरी और खंडगिरी गुफा के बारे में लिखा हुआ कि भुवनेश्वर उड़ीसा के निकट और खारवेल के समय में निर्मित हुई है। खारवेल एक शासक गोभी के समय में निर्मित हुई है। भुवनेश्वर उड़ीसा का महीना है उदयगिरी की गुफा, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा। और 16वीं गुफा है जो कि कैलासा मंदिर है, कैलासा मंदिर 16वीं गुफा, ठीक है। अप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कैलासनाथ मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है। एकाशात्मक शैली मंदिर है, पूरी संरचना एक ही चट्टान की काटी गई है, यानी कि एक तो बड़ा मंदिर बने है ना वो यहाँ मंदिर एक चट्टान ही इन काट मंदिर बना दियो पूरा भी तरीका मंदिर बना दियो ना कि भाई एक ही चट्टान ने काट पूरा मंदिर बना है, ऊपर से नीचे तक काट कर बनाया गया, ऊर्ध्वाधर खुदाई हुई की। खैर ओ याद रख एलोरा की गुफा इम्पोर्टेंट भेजा। एलोरा एवं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र का मेन स्थित है एलोरा, है ना। और इस स्थल को कुल 34 चट्टानों काट कर पूछे 34 चट्टानें काट कर बनाया। तीनों धर्मान समर्पित है, जैन भी है, हिंदू भी है, बौद्ध धर्म तीनों धर्मान समर्पित है। बौद्ध का जगह 1 12 चट्टान, हिंदू की 13 आई और आई 4 चट्टान मतलब 5 चट्टान 30 34, तो याद रख दिए तीनों धर्मान समर्पित है। ओके सर, हाँ है आ चुके भी है पर आई भी हो जाए, ठीक है। आओ सेम टू सेम किसी धर्मान समर्पित थी यार। अब ये है जो कि तुम याद करनी पड़ी, यहाँ का शेयर लिख लीजिए करने कि किसी गुफा है प्राचीन गुफा है पूछे यहाँ को। निम्न कौन सा कथन सही नहीं है, किसी कथन तारे दर को सही को नहीं। मृत्यु दर हमेशा जन्म दर से अधिक होती है, मृत्यु दर हमेशा जन्म दर अधिक हुए तो वही तो कथन सही को नहीं। मृत्यु दर जन्म दर अधिक क्यों हो सके, यहाँ देख जन्म दर 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या मापती है, बिल्कुल सही है। जन्म दर 1000 लोग जब मरी में वहाँ पर संख्या मापी की कथा लोग जन्मे हैं, ठीक है। आज तुम आप और खिंचाव कारक लोगों के नए क्षेत्रों के आकर्षित करता है। खिंचाव कारक आए करी खिंचाव मतन बार बताए लोग नया क्षेत्र खातिर आकर्षित करे, आकर्षित तो करे खिंचाव कारक खिंचा वो यानी बड़ा बेहतर सुविधा रही है। और दबाव कारकों को नागरिक स्थिरता और रोजगार का अभाव शामिल हो सकता है। अब दबाव कारक में कहीं हुए जी रोजगार को अभाव रहे बैठे, नागरिक है स्थिरता रहे अन्य बने भटकता फिर रोजगार को नहीं बैठे, चो की शिक्षा को नहीं, चो को जीवन को नहीं, चो को पर्यावरण को नहीं भी खातिर पर दबाव कारक बन जाए।
ओड जाबा को, है ना। तो आ चीज़ है, यानी कि वो एक ही गलत हुई हो। मृत्यु दर हमेशा जन्म दर अधिक थोड़ी सी मृत्यु दर, मरी कम जन्म ही ज़्यादा, जाए तो जनसंख्या बढ़ रही है, मरसी तो कम, जन्म ही ज़्यादा जहाँ जनसंख्या बढ़ गई यार। ओ सवाल तो मत ही पूछ कति बार बता दियो ना। पहला चरण का मायने कहीं हो, पहले चरण में हो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। अब आज कौन ही मायने यहाँ लिख लीजिए, वो पहले चरण का मायने हो कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों स्थिर ही, यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। ना तो ऊँची ना मृत्यु, ठीक है। हाँ ऊँची ही मान लेते, ऊँची उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, यानी कि ये दोनों स्थिर तो एक जगह दोनों ऊँची, अतः मरिया अतः जिंदा हुआ, है ना, अतः जन्म यार अतः मरिया, तो ये दोनों स्थिर, ठीक है। तो स्थिर जन्म 8 स्थिर भी लिख लीजिए, स्थिर जन्म और मृत्यु दर 8 स्थिर, पहला चरण का मायने। दूसरा चरण में हो कि कहीं हो मृत्यु दर है, मृत्यु दर में थोड़ी गिरावट आ गई, जन्म दर ऊँची रही, ठीक है। मृत्यु दर में थोड़ी गिरावट और जन्म दर उच्च रही, मृत्यु दर में थोड़ी गिरावट जन्म दर उच्च। और अब कहाँ करो, जन्म दर थोड़ी घटवा आ गई है, जन्म दर घटती और निम्न मृत्यु दर में तो थोड़ी सी कमी आई, लेकिन जन्म दर थोड़ी सी घट गई। लेकिन ये तीसरा चरण को असल में हुआ कहीं है कि जनसंख्या को विस्फोट हुई होगी यहाँ, तो असल में जनसंख्या विस्फोट हो गया ना, तेजी में जनसंख्या फैल गई जगह, है ना। क्योंकि वो 1951 लेर 81 को टाइम है, ओ कता को 1921 लेर 51 को टाइम, दूसरा को पहला को 1901 लेर 1921 हो, है ना, यही तो है यहाँ। वो 1981 में लेर 2011 तक को एक हमारे लोग समझ गया कि अब थोड़ी जनसंख्या अपन कंट्रोल करनी पड़ी, तो निम्न जन्म दर होगी और निम्न मृत्यु दर होगी, यानी कि अब दोनों बराबर सीधे की पाती, ठीक है। तो इन थोड़ा समझ के ट्राई करिए। और अब लेला चैप्टर में लिखी है कि सॉरी पूरी वहाँ पढ़ लीजिए और नहीं पढ़े तो यहाँ, लेकिन अगर आप पढ़ी तो थारा आराम से समझ में आ जाए कि भाई 8 स्थिर 8 स्थिर होगी पाची, इस जगह थोड़ी सी मतलब मृत्यु दर में कमी आ गई, लेकिन जन्म दर तो ऊँची रही, जन्म दर में गिरावट आ गई और निम्न मृत्यु दर होगी, अठ थोड़ी थोड़ी पाची स्थिर होगी, यानी कि निम्न होगी दोनों, अठ ऊँची अठ निम्न होगी। यहाँ यूँ भी समस्या क्या था छोड़ो याद उसी। अब भारत में जन्म दर और मृत्यु दर 2011 के अनुसार देख लें कहीं चीज़ें हैं जी। हाँ CBR यानी कि अंशोधित जन्म दर कहीं दी, यानी कि CBR कहीं दी अंशोधित जन्म दर, तो वह है हजार की जनसंख्या पर ही हुआ है हमेशा जन्म जगह, 1000 लोगों पर सिर्फ 21.8 जन्मया और मरिया करता 1000 लोगों पर 7.1 की मृत्यु हुई, ठीक है। 1000 व्यक्तियों पर लगभग 21 बच्चे उस वर्ष जन्मे और 1000 व्यक्तियों पर 7.1 लोगों की मृत्यु हुई बेटा है, 1000 तो भेजा मैंने, 1000 में अब तक 7 की मृत्यु तो वही गणी। हीराकुंड बांध के लिए मुख्य जल स्रोत कौन सी नदी है? महानदी है। हीरो कहीं हुआ हीरा महान हुआ, हीरा महान। भाखड़ नांगल बांध है भारत का प्रमुख बांध, बताऊँ भाखड़ नांगल बांध है जो सतलज नदी पर है, भाखड़ा सतलज, है ना। राज्य भाखड़ में है जो हिमाचल प्रदेश में, नांगल है जो पंजाब का माइन है, दोनिया का माइन हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनिया का माइन फील्ड है। भाखड़ तो हिमाचल प्रदेश में, नांगल है जो पंजाब का माइन है। सतलुज सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, सतलज जैसे सिंधु नदी की लंबी सहायक नदी है, पूछ सके सवाल है ना। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध किस है? गुरुत्व बांध है जो भाखड़ बांध है, वो नांगल नहीं, भाखड़ बांध सिर्फ, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड का मायने, टिंगरी उत्तर देव है, टिंगरी उत्तर है ना, तो टिहरी उत्तराखंड, टिंगरी उत्तर दे। टिहरी भागीरथी नदी पर है ना, फिर टिंगरी है जो कि भागी उत्तर देती है ना, या उत्तर के चक्कर में भागी वा, यानी कि उत्तर बंदी जहाँ भागी टिंगरी। भारत को सबसे ऊंचा बांध के वही टिहरी, ठीक है। मिट्टी खावा, मिट्टी को बांधा, टिंगरी मिट्टी खा गई, ठीक है। भारत को सबसे ऊंचा बांध है, मिट्टी का बांध है। हीराकुंड हीरो जगह का नुसी वो एक महान नुसी यानी कि महान नदी पर है, ठीक है। यार वो हमेशा उड़बो करी क्या मारकन तो हीरो मारकन तो रिपे है ना, वो उड़बो करी या फेंक वो करी, तो संबलपुर जिला का मायने उड़ीसा का संबलपुर जिला का मायने है। यार वो भारत को सबसे लंबा बांध है हीराकुंड। यार गोदावरी नदी पर बने बांध किसे है? एक तो पोचमपाड है, एक पोलावरम बांध है, दो है पोचमपाड है, देख पोच याद रख ली, पोपो वगैरह गोदिया का महीना हो जाए, ठीक है ना, पोपो वगैरह गोदिया का महीना टिंगर हो जाए, पोचमपाड हो गया और पोलावरम बांध हो गया। अब पोचमपाड है जो श्री राम सागर बांध भी कहते हैं, इसको तेलंगाना का महीने स्थित है, और आंध्र प्रदेश का महीना है, ठीक है। ये गोदावरी नदी पर बने।
कृष्णा नदी बांध कृष्णा नदी पर बने बांध किसा किसी एक तो नागार्जुन एरिया को अली मट्टी तक हुई कहीं भगवान कृष्ण जी याद रख भगवान कृष्ण जी भी नाग पर नाचे भी हम नागार्जुन तो वो याद रख ली यार। एक भी अलमाटी भी बचपन में मिट्टी खाता तो अलमाटी खाया, ठीक है। थोड़ी स्पीड बनाओ। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की कौन सी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति है ही कोनी, मतलब रही तय भी हूँ है ही कोनी, तो वो किस है जगह हम जनसंख्या मतलब अनुसूचित जनजाति को नहीं जहाँ भील बे हो गया ना मीणा मीणा जगह भी किसी में है कोनी पता बे किसी में कोनी वह है पुदुचेरी में कोनी बिल्कुल ही है कोनी पुदुचेरी में हर और किसी को नहीं। यहाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जगह अनुसूचित जाति है ही कोनी बिल्कुल ही वे किसी राज्य भी अता राज्य है 2011 के जनगणना के अनुसार ही कोनी टाइम। एक तो पंजाब को नहीं, हरियाणा को नहीं, दिल्ली में को नहीं, चंडीगढ़ में को नहीं, पुदुचेरी में हर दिन नहीं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी कमाई ने भी को नहीं सोच अनुसूचित जनजाति हम को नहीं याद राखी। 1950 हाँ 1950-1990 के दौरान भारत में अपनाई गई औद्योगिक नीति की प्रमुख आलोचना कौन सी थी है ना। अब 1950 और 1990 के बीच में कौन किसी औद्योगिक नीति अपनाई, ये तो अपनाई संरक्षित बाजार व्यवस्था। इन बाजार ने संरक्षित करो असमता ही नवाचार की कमी विभिन्न उत्पन्न हुई बा तो याद रखिए इंडस्ट्री को तो नहीं है तो याद हुआ कोई पक्का है वो दिमाग ऊपर में जाए सगला मिक्स हो जी हो हमारे भी हुआ सारा काम और इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाला वो होना ही है देख ली को तो कोई इलाज नहीं है बाकी तो कोई सा कोई लेकिन इन थोड़ा अजीब ही लाग रही तो इन भी यहाँ करना ही पड़ेगा टॉपिक वाइज जेकर को। शहरी लोगों की गैर हस्तचालित तृतीय व्यवसायों में बढ़ती हिस्सेदारी किस प्रवृत्ति को दर्शाती है कि प्रवृत्ति दर्शाता शहरी लोगों की गैर हस्तचालित तृतीय व्यवस्था मतलब किसी मतलब तो उभरती हुई सेवा अर्थव्यवस्था है तो मांग भाई तो उसी हस्तचालित तृतीय व्यवस्था मतलब बढ़ाती हिस्सेदारी को ध्यान पड़नी चाहिए समझ आ जी। और मैं कहाँ बताऊँ मेरा खुद को कौन समझ में वो बता दो मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र बताया मतलब 3 क्षेत्र बताया ओ कृषि क्षेत्र है ओ विनिर्माण क्षेत्र बोला इन सेवा क्षेत्र बोला है ना। एक महीने प्राकृतिक चीज़ें वजह कृषि मत्स्य पालन वगैरह वगैरह एक महीने प्राथमिक क्षेत्र नहीं लियार कहीं करे एक महीने नई चीज़ में कन्वर्ट कर दे तो विनिर्माण कर दे भी को हर तीर्थ क्षेत्र का आधुनिक सेवा प्रदान करे जियाँ की सेवा मतलब परिवहन हो गया शिक्षा हो गया बिया हो गया हर ई को मतलब जियाँ गन्ना चीनी बनानी वगैरह लकड़ी में फर्नीचर बनाना कोई बात चीज़ होगी वो GDP का में ज़्यादा योगदान करे और GDP में ज़्यादा कम योगदान करे वो करे 54 शायद 21 है और वो है कुछ 14 पॉइंट कुछ है नहीं वो है 14.21 और शायद 51.15 है ठीक है नहीं 54.15 है GDP को योगदान। प्राथमिक क्षेत्र ने रेड कॉलर नौकरी के और द्वितीय क्षेत्र ने ब्लू कॉलर नौकरियाँ के इन क्या के वाइट कॉलर। अब सोचिए कमाई शिक्षा को तो वाइट कॉलर की वह सरकारी अफसर की है एक महीने वो कुर्सियाँ काटते हैं मतलब है ना लकड़ियों में बना हुआ या फिर गन्ना तो वहाँ की ब्लू कलर है रेड कलर जहाँ किसान काम करता धूप में लाल हो जाए तो रेड कलर ही यहाँ राख दीजिए ठीक है। और ज़्यादा पढ़ना है तो छाता को छठो देख लीजिए परसेंट वो ठीक है ये रिविजन की खाते बता देखे कर लो आ गए। वित्तीय अनुशासन साधनों की 1991 के बाद वित्तीय संबंधों में प्रभाव आई किस प्रकार का संबंध आया भी तो राज्यों को वित्तीय लक्ष्यों का पालन करता आवश्यक हुआ। राज्यों का वित्तीय लक्ष्य है पालन करना आवश्यक क्योंकि वहाँ का क्या पालन करनी पड़ी। भारत में नीति सुधारों के अंतर्गत आयात और निर्यात मात्रा प्रतिबंध हटाया। सही बात है कि जब नीति सुधार तो हम आयात और निर्यात है ना पर प्रतिबंध का देशों हटा चुके आप ठीक है। भारत हटा दियो आयात निर्यात के मायने कि अब आयात भी कर सको निर्यात भी कर सको हटा दियो। और व्यापार नीति सुधारों के घरेलू उद्योगों में समर्थन आयात लाइसेंसिंग बढ़ाई तो लाइसेंसिंग ने तो हटायो बढ़ाई क्या को लाइसेंस राज ने तो खत्म करियो ई नीति सुधार में तो लाइसेंस राज ने बढ़ाई थोड़ी खत्म करियो तो ठीक दूसरा गलत है पहले सही है। भारत में असंगठित ग्रामीण श्रमिकों में प्रव्रजन के संदर्भ में गंतव्य क्षेत्रों के लिए कौन सी आर्थिक परिणाम एक चुनौती माना जाता है
तो प्रवासी श्रमिकों शोषण और नियात गंभीर सिद्ध पूर्व। भारत में संघवाद की प्रणाली किसके बीच शक्तियाँ विभाजित करते हैं? केंद्र और राज्य। अब संघवाद है, संघवाद मतलब बता दियो संघवाद का माइन कहीं है। संघवाद को मतलब है कि राज्य और केंद्र दोनों सागे मिलकर काम करे। तो अब बात कौन किया भी बता देता हूँ। अरे केंद्र और राज्य का माइन है, अरे ले जा लेक्चर में पाँचों पढ़ लीजिए कर क्योंकि एक बात तो ये है। संघवाद मूल सिद्धांतों को समझना यहाँ कहीं कहीं है। वेद शासन प्रणाली है वो पढ़ लीजिए। शक्तियों का विभाजन है वो पढ़ लीजिए। संवर्ती सूची का माइन लिखित संविधान है, इको सेवन देश का संविधान है। संवैधानिक सर्वोच्चता है, अभिध्यान है, सर्वोच्च न्यायालय की भी सर्वोच्च ही है। स्वतंत्रता न्यायपालिका है। आपने इस मतलब संघ के बारे में भी है ना, एक जगह संघ की, एक जगह एकात्म विशेषता, ये तो विशेषता ये आसंघीय विशेषता है। शक्ति को जहाँ लिखित है वो है तो आ चीज है और की को नहीं यहाँ कन्फ्यूज मत जाइए बना जाना। और पढ़ना तो 5 या कुछ तो लेक्चर देख ली मतलब वो पढ़ लीजिए और नहीं पढ़े तो ठीक है जी समझ में। संविधान के अनुच्छेद 75 के अब वो आगे का वो हाँ ठीक है मत ही मतलब 1 मिनट देख तो बाकी अगला नहीं है ना तो शो समथिंग वो एक पेज हो रहा है ठीक है वो एक पेज है एक वो शुरू वाला पेज।